हेलो फ्रेंड, क्या आप लोग मध्य प्रदेश संविदा शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं और परेशान हैं कि कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, ऐसा क्या करें कि जिससे मेरिट सूची में आ जाएं और आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। आपके मन में डर होगा कि मात्र 45 दिन बचे हैं, इन 45 दिनों में क्या सिलेक्शन हो सकता है, क्या कोई ऐसी तरकीब या रणनीति है जिसे अपनाकर हम लोग 120 प्लस नंबर लाकर सिलेक्शन पक्का करें। हाँ बिल्कुल, ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम लोग चर्चा करेंगे, बात करेंगे, जिससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, जिसके अंदर आपको ऐसा लगेगा कि यार बहुत सिंपल सब्जेक्ट है, बहुत आसानी से हम लोग तैयारी कर सकते हैं। कंपटीशन आपको देखना नहीं है। आपके मन में ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि भाई 5 लाख 6 लाख ने फॉर्म भरा है, 9 लाख ने फॉर्म भरा है, तो टेंशन वाली बिल्कुल बात नहीं है। 45 दिन भी सफिशिएंट हैं अगर आप लोग एक अच्छी रणनीति के साथ तैयारी करते हो, मेहनत करने को लोग तैयार हो, पढ़ने के लिए तैयार हो, अपने सपने साकार करने के लिए तैयार हो, तो बने रहिए मेरे साथ। जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हो, इस परीक्षा में 5 सब्जेक्ट आते हैं। पहला भाई हम लोग देख लेते हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, यहाँ पे देखिए आप लोग कितने प्रश्न हैं। 30 प्रश्न आते हैं और 30 अंक आते हैं। वेरी गुड, ये सबको पता है। दूसरे नंबर पे भाषा वन आती भाई। भाषा वन में ये अलग अलग प्रांत के जो लोग हैं, किसी ने भाई हिंदी ली होगी, किसी ने इंग्लिश ली होगी, किसी ने उर्दू, किसी ने संस्कृत। ये 4 भाषाओं में से कोई भी आपकी पहली भाषा होगी। मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट पहली जो भाषा लेंगे वो हिंदी लेंगे। सेकंड भाषा पे आप संस्कृत या इंग्लिश पे गए होंगे, और बहुत से मेरे ऐसे दोस्त होंगे जिन्होंने उर्दू भी लिया होगा, पर मैं यहाँ पर सेकंड भाषा इंग्लिश या संस्कृत लेके चलूंगा। थर्ड नंबर पे आप लोग देखिए, फोर्थ नंबर पे देखिए, यहाँ पर आपको मैथ्स दिख रहा है, गणित। और फिफ्थ नंबर पे आपका दिख रहा है यहाँ पर पर्यावरण, ईवीएस। ठीक है, इसे इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे सीडीपी। चलो, ये तो आपको सबको पता है। देखिए, मैं आपको वो चीज बताऊंगा, वो बारीकियां बताऊंगा मेरे अनुभव के अकॉर्डिंग, कि जिससे आपको मदद मिलेगी तैयारी करने में। ठीक है। अब देखिए, सबसे बड़ा लोचा क्या है हमारे दिमाग में जो आता है। बहुत से मेरे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्हें लगता है कि सर हमारा मैथ्स कमजोर है, मैथ्स हमसे बनता नहीं है। तो टेंशन वाली बात नहीं है, मैं आपको वो चीज बताऊंगा जिससे आपको मैथ्स भी बनेगा और हर चीज आसान होगी। देखिए माय डियर फ्रेंड, सिलेक्शन के लिए मैं आपको बता देता हूं, ये मेरा अनुमान है कि सिलेक्शन अगर आपको चाहिए है, देखो यहाँ पे मैं बता देता हूं, 122 प्लस नंबर के साथ ही आप लोग सोचना कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा। इसके नीचे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। 122 के ऊपर ही आपको नंबर लेके आना पड़ेगा, ये अनुमानित है। ये पिछले अनुभव के आधार पर मैं कह रहा हूं कि 122 प्लस नंबर आपको लाना होगा सिलेक्शन के लिए। ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखिए, हर एक सब्जेक्ट 30 नंबर का है। हर एक सब्जेक्ट कितने नंबर का है? 30 नंबर का है। इसे आप बिल्कुल ना भूलें। इसे बिल्कुल ना भूलें कि हर एक सब्जेक्ट 30 नंबर का है। मतलब हर एक सब्जेक्ट को आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, प्रॉपर प्रैक्टिस करना पड़ेगी। मेरे बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो मैथ्स, ईवीएस और सीडीपी पर ही लगे हुए हैं, उसी की प्रैक्टिस करे जा रहे हैं। अगर दोस्तों उन्होंने लैंग्वेज को छोड़ दिया है, वो हिंदी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, हिंदी जो है 30 नंबर, हिंदी जो है आपकी 30 नंबर की है। सिंपल सी 30 नंबर की जो हिंदी है, यहां पर विद्यार्थी क्या करते हैं, इस पे ध्यान नहीं देते हैं, तो इसमें आखिरी में उनको 15 से लेकर 20 नंबर आते हैं। या थोड़ा जिनकी हिंदी अच्छी होगी तो 20 से लेकर 25 नंबर आते हैं। यहीं पर खेला हो गया, यहीं पे खेला हो गया। अगर हिंदी में आपको 20 से लेकर 25 नंबर भी आ रहे हैं, 25 से अगर कम नंबर आ रहे हैं, तो आप मैदान के बाहर हैं, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो अगर आप लोग सिलेक्शन चाहते हो, तो हिंदी में आपको 25 नंबर से प्लस लाना ही पड़ेंगे किसी हालत में। और मैं तो चार कहता हूं कि कोशिश करो कि 30 में से 30 नंबर आए। तो हिंदी को हल्के में ना ले, हिंदी में हल्के को मैं बिल्कुल ना ले, क्योंकि कुछ लोग हिंदी को हल्के में ले लेते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको यहाँ पे 25 प्लस नंबर लेके आना है। तो हिंदी के सिलेबस को समझना होगा, और हिंदी के सिलेबस को समझ के आपको पता है यहाँ पर गद्यांश पद्यांश के फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वैसे ही फॉर्म में आपको तैयारी करना पड़ेगी। और उन गद्यांश पद्यांशों के माध्यम से आपसे संधि समाज, ठीक है, ये सब चीजें पूछी जाती है, तो वो भी आपको प्रैक्टिस करना है। ग्रामर तो आपको करना ही होगी। ठीक है, ये आप समझ गए कि भाई हिंदी को हमें प्रॉपर टाइम देना है, प्रॉपर समय देना है। और डेली, आज से 45 दिन की अगर बात है, तो डेली 1 घंटे तो हमें हिंदी पढ़ना ही है। चाहे कुछ भी हो जाए, हम 1 घंटे पढ़ेंगे। क्योंकि दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि मुहावरा, लोकवत्तियां इतनी आसान पूछ ली जाती है, हमारी प्रैक्टिस नहीं होती, हमने उन्हें याद नहीं करा तो गलत बता देते हैं। कभी कभी आपको पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, ये गलत हो जाते हैं। और आप समझो, इतनी सिंपल चीज आप गलत कर रहे हो, तो सिलेक्शन से आप लोग काफी दूर हो। तो आपको हर एक सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम देना ही होगा। ये बहुत कम समय बचा है,
45 दिन की रणनीति में बता रहा हूं कि हिंदी पे प्रॉपर आपको समय देना है। ठीक है, चलिए हम लोग सेकंड नंबर पे चलते हैं, भाषा 2। अब किन्हीं लोगों की संस्कृत होगी, किन्हीं की हिंदी इंग्लिश होगी। ठीक है, भाषा 2 में इंग्लिश वाले होंगे या संस्कृत वाले होंगे। तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, जिन्होंने संस्कृत लिया है मैं उनको बता दे रहा हूं, संस्कृत को बिल्कुल हल्के में ना लेना। क्योंकि दोस्तों 10th के बाद आप लोग 11 12 अब कॉलेज करते हैं तो आप वहाँ संस्कृत नहीं पढ़ते हो। जिनका संस्कृत सब्जेक्ट वो पढ़ते हैं, बाकी सभी लोग संस्कृत को नहीं पढ़ते हैं। 10th के बाद संस्कृत छोड़ दी जाती है। तो संस्कृत में वोकेबलरी भी पूछी जाती है, संस्कृत में आपके शरीर के अंग के नाम पूछे जाएंगे, आपके खाने पीने की चीजें, बर्तनों के बारे में या संधि समास, ये संस्कृत में पूछे जाएंगे। तो आप लोग ये सोचोगे हिंदी जैसी होती है, हिंदी पढ़ ली हमने संस्कृत को इग्नोर कर दिया, तो ये सबसे बड़ी आपकी भूल होगी। आपने अगर संस्कृत सब्जेक्ट लिया है तो प्रॉपर 1 घंटे इसको भी दीजिएगा। अगर आपने 45 दिन तक 1 घंटे अगर इसको दिया तो ये बन जाएगी, नहीं तो ये बहुत लेट डूबेगी। क्योंकि हमको संस्कृत में कम से कम 25 नंबर, कम से कम 22-23 नंबर प्लस लेके ही आना होगा, तभी हमारा सिलेक्शन यहाँ पे संभव है। अब इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश भाई बहुत आसान है, क्योंकि इंग्लिश आपने बहुत पढ़ी है और बहुत आसानी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ। बहुत टफ वाली टेंशन वाली बात नहीं है। बट इंग्लिश जिनकी नहीं आती उनके लिए टेंशन है, पर जिनने इंग्लिश भरी है उन्हीं ने इंग्लिश भरी है, जिनको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है। तो इंग्लिश की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करें। वोकेबलरी जो व्यापम पूछता है, जो वर्ग 1 वर्ग 2 और व्यापम की जो प्रीवियस क्लासेस में वोकेबलरी आई है, ज्यादा ज्यादा 10-10 15-15 होंगी, वो तो कम से कम आपको याद करना है, क्योंकि वहीं से रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टेंस का नॉलेज, थोड़ा थोड़ा टेंस का नॉलेज, किस तरीके से पैराग्राफ को पढ़ के समझ के आंसर लगाया जाता है, ये आपको सीखना होगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब प्रॉपर आपको टाइम देना। अब आ जाते हैं भाई 3 सब्जेक्ट जो आपको बहुत परेशान करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं बाल विकास की बात कर रहा हूं। बाल विकास को ध्यान से समझ लेना। बाल विकास एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिकल सिचुएशन पे आधारित है, जो थ्योरियों पे आधारित है, जो मनोविज्ञानों की बातों पर आधारित है, उनकी परिभाषाओं पे आधारित है। ये कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जहां पर साइंस हो, जहां पे कुछ रूल हो, रेगुलेशन हो। तो यहाँ पे कोई भी रेगुलेशन रूल नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है जिसे लगा के आप याद कर पाओ। तो यहां पर आपको थ्योरी कम पढ़ना है, प्रैक्टिस ज्यादा करना है, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन आपको ज्यादा लगाना है। ठीक है, और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, गहराई से समझना। ये जो बाल विकास है, ये आप सी टेट के क्वेश्चन लगाइए, आप रीट के क्वेश्चन लगाइए, आप यूपी टेट के क्वेश्चन लगाइए, आप प्रीवियस ईयर में जो व्यापम ने एग्जाम करवाई है जहां पर बाल विकास पूछा गया है, वहां की प्रैक्टिस लगाइए। प्रैक्टिस बैक परफेक्ट, ह्यूमन बैक परफेक्ट। प्रैक्टिस करना है, पर परफेक्ट प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस अच्छी प्रैक्टिस आपको करना है। तो यहां पर क्वेश्चन ज्यादा लगाना, एक टॉपिक पढ़ना, थ्योरी पे कम ध्यान देना। थ्योरी आपने पढ़ी, समझ लिया, फिर क्वेश्चन लगाना है। क्योंकि यहां पर हर एक क्वेश्चन थ्योरी में उलझ जाता है आदमी। क्या होता है, जब 4 क्वेश्चन के जो ऑप्शन आते हैं एक जैसे लगते हैं, एक जैसे लगते हैं, उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस आपको पकड़ना है। ये आएगा प्रैक्टिस से। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको मजा आएगा। ठीक है, उतने ज्यादा आपसे क्वेश्चन बनेंगे। तो करीब करीब 1 घंटा इसको भी आपको देना है। 1 से 2 घंटे आप देने का प्रयास करें डेली। 1 से 2 घंटे आप इसको पढ़ें, समझे। 1 घंटे 1.5 घंटे प्रैक्टिस करना है, आधे घंटे थ्योरी पढ़ना है। हर एक पॉइंट को, टॉपिक को पढ़ते जाएं, फिर उसकी प्रैक्टिस। ठीक है, फिर आ जाओ भाई आप पर्यावरण। पर्यावरण की बात करें तो भाई ये पर्यावरण तो सागर है, गागर में सागर भरने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम लोग पर्यावरण की बात करें तो यहाँ पर भाई इसका सिलेबस थोड़ा सा वास्ट है, सिलेबस वास्ट है। ठीक है, पूरा सिलेबस करने की कोशिश मत करना। ईवीएस में आप लोग पूरा सिलेबस करने की कोशिश मत करना, समय कम है, नहीं हो पाएगा। ठीक है, मगर कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो स्पेशलाइज किए गए हैं, जिनको हाईलाइट किया गया है, जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे भाई भारत के लोगों के आवास कैसे हैं, भोजन कैसा है, खेल कैसे हैं, कूद कैसे हैं। ठीक है, आपको भोजन में विटामिन कौन सी लेना है, हमारे प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, ओजोन प्रोटोकॉल क्या है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो आदमी है, औरतें हैं जिन्होंने काम किया भारत के अंदर, या अंतरिक्ष विज्ञान जैसे सब्जेक्ट, या थोड़ा सा आप इकोलॉजी वगैरह की बात करें। ये मेन टॉपिक, डीप में नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ का जो सिलेबस है बहुत वास्ट है। अगर आप इसको देखोगे ना ध्यान से, यहाँ पे एमपी का इतिहास, एमपी का भूगोल, एमपी की राजनीति, इंडिया की राजनीति, कुछ भी आ सकता है यहाँ पर। क्योंकि आप प्रीवियस पेपर को देखोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा क्या लोचा है। तो इसको आप लोग क्या करोगे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन्हीं को पढ़ने का ध्यान दोगे, पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश नहीं करना। सिलेक्शन के लिए क्या पढ़ना है इससे ज्यादा जरूरी होता है क्या छोड़ना है, ये मेरा अनुभव कह रहा है। तो यहाँ पे कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनके आने की संभावना कम है, पर समय ज्यादा ले जाएंगे, तो उस पर आप लोग ध्यान। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूँ ईबीएस में मेरा जो अनुभव है वो कहता है कि आपको सिलेक्टेड टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है सिर्फ।
IMP टॉपिक ही पढ़ना है और इतने शानदार तरीके से पढ़ना है कि एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए, ये याद रखना आप लोग। फिर बात करते हैं हम लोग सबसे डरावना, सबसे प्यारा और सबसे आसान सब्जेक्ट मैथ्स। मैथ्स या कुल मिला के 10 टॉपिक है, मैथ्स के कुल मिला के 10 टॉपिक है, ठीक है। 10 टॉपिक में से 5 टॉपिक अपने हिसाब से आप देखिए आपको कौन सा आसान लगता है। गुणा वाला आसान लगता है, भाग वाला आसान लगता है, परसेंटेज टफ लगता है। हर एक टॉपिक में से एक क्वेश्चन पूछा जाए। ऐसा यहाँ पे फेवरेट नहीं है कि परसेंटेज से 5 क्वेश्चन आ जाएंगे या इससे आ जाएंगे। यहाँ पे हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। समझ पा रहे हो आप लोग? तो जो आपको डराते हैं, जो टफ बनते हैं, नहीं बनते, उन पे थोड़ा सा अब ध्यान कम दीजिए। जो बन रहे हैं उनकी प्रैक्टिस ज्यादा करिए, क्योंकि हमें वो गलत नहीं करना। क्योंकि मुझे पता है बहुत से विद्यार्थी ऐसे, वर्ग 3 की बात कर रहा हूँ भाई, दूसरों की बात नहीं कर रहा हूँ। वर्ग 3 के विद्यार्थी ऐसे हैं जो काफी समय से यहाँ कहीं टीचिंग कर रहे हैं, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो वो मैथ से दूर हो जाते हैं। या कुछ हाउस वाइफ हैं या जो कुछ वर्किंग वुमेन है, तो इन लोगों को मैथ से थोड़ा सा डर लगता है और इस मैथ के डर के चक्कर में बाकी सब्जेक्ट नहीं पढ़ते। तो भैया ये भी 30 नंबर का आएगा, तो यहाँ कुछ तो बनता होगा आपसे, कुछ तो टॉपिक बनते होंगे। उन जो बनते हैं ना उन्हें स्ट्रॉन्ग करें आप। अपने वीक पॉइंट पे ध्यान नहीं देना है आपको, जो आपका स्ट्रॉन्ग है उसे और स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। ये याद रखना आप लोग। तो मैं कुल मिला के मान लेता हूं कि आप मैथ्स में अब डरेंगे नहीं। अपने हिसाब से 5 टॉपिक आप कवर कर लेंगे जो आपसे बनते हैं, तो 5 नंबर तो पक्के हो जाएंगे। पहले पहले वो करिए जो आपसे बनते हैं, उन्हें मजबूत कर लीजिए, 5 नंबर पक्के हो गए। तो मैथ्स कितने नंबर का? कुल 15 नंबर का मैथ्स आने वाला है, जिसमें से 5 नंबर तो आपके पक्के हो। अब बसे जो 10 टॉपिक है, 10 टॉपिक में से कोशिश तो करिए भाई, कोशिश करिए। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। तो कितने आप ला सकते हो मैक्सिमम, वो लाइए, ठीक है। ये तो हमारा पैटर्न है। अब एक और चीज मैं आपको बताने वाला हूं। यहाँ पर एक टॉपिक है सीडीपी। सीडीपी की अगर हम लोग बात करें, पेडागोजी। पी का मतलब क्या है? पेडागोजी। तो ये पेडागोजी जो है ना, पी मतलब पेडागोजी, ये हर एक सब्जेक्ट की है। जैसे आप लोग देखिए यहाँ पर भी पेडागोजी भाई 15 नंबर की वेटेज रखती है। यहाँ पे सॉरी 10 नंबर की पेडागोजी आएगी, 20 नंबर का सीडीपी है। भाषा की अगर हम बात करें तो 15 नंबर की भाषा है, 15 नंबर की पेडागोजी है। 15 नंबर की पेडागोजी है, 15 नंबर की भाषा है। गणित में भी भाई 15 नंबर की थ्योरी है, 15 नंबर की पेडागोजी है। पर्यावरण कोई ध्यान से देखोगे तो 20 नंबर की थ्योरी और 10 नंबर की पेडागोजी है। तो 10, 15, 15, 15, 30, 15, 30, 45, 45, 55 और 65। तो कुल मिला के अगर आप लोग देखे जाए ना, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, 65 नंबर की आपकी पेडागोजी आने वाली। 65 नंबर की तो पेडागोजी आएगी, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है। और पेडागोजी मतलब क्या होता है? कैसे पढ़ाना है बच्चों को, बच्चों को कैसे पढ़ाना है। तो प्रैक्टिकल होकर सोचना है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है और कैसे पढ़ाया जाता है, कौन कौन सी तकनीक है, कौन कौन से मनोवैज्ञानिकों ने काम किया, कितने हमारे पास विधियां होती हैं जिससे हम लोग पढ़ाते हैं, कौन सी विधि को पहले पढ़ाते हैं, कौन सी विधि में मैथ्स में पहले पढ़ाते हैं, कौन सी सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हैं, कौन सी हिंदी में, कौन सी संस्कृत में, इसको आपको समझना होगा। तो पेडागोजी को आप अलग अलग सब्जेक्ट की लेके मत पढ़ें। बहुत से विद्यार्थी अलग ऐसे करेंगे, पेडागोजी में हिंदी की पेडागोजी पढ़ लूं, मैं संस्कृत की पेडागोजी पढ़ लूं, मैं गणित की पेडागोजी पढ़ लूं, मैं पर्यावरण की पेडागोजी। नहीं, पहले पेडागोजी को समझे कि पेडागोजी क्या है। तो उसके लिए आपको एनसीएफ पढ़ना पड़ेगा, उसका आपको आरटीए पढ़ना पड़ेगा कि आरटीए क्या है, एनसीएफ क्या है। यहीं से शुरुआत करना। अभी जो नई शिक्षा नीति आई है, नई शिक्षा नीति को आपको समझना होगा कि आखिर कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पूछे जाएंगे। एनसीएफ 2005 और 2009 आपको अच्छे से समझना होगा, जिससे आप पहले समझो तो सही कि सरकार क्या चाहती है कि किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना। आप कैसे बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सरकार ने जो एनसीएफ बना रखा है वो में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आपको समझना पड़ेगा। और जो फेमस मनोवैज्ञानिक है, 10 से 15 ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिनकी परिभाषा, जिनके कंसेप्ट पे क्वेश्चन जरूर आता है, उनको आपको याद रखना, ठीक है। और कौन कौन सी विधियां हैं, हर विधि हर एक टॉपिक के लिए थोड़ी सी अलग है पर एक जैसी है। बात समझ रहे हो? पहले आप पेडागोजी को अलग अलग सब्जेक्ट की भांति नहीं, पहले आप एक पेडागोजी की भांति पढ़ें कि पढ़ाएंगे कैसे। फिर हम बात करें गणित कैसे पढ़ाएंगे, फिर सामाजिक विज्ञान कैसे पढ़ाएंगे, पर्यावरण कैसे पढ़ाएंगे। इस तरीके से आप करोगे तो यकीन मानो आपके 122 नंबर प्लस आसानी से आएंगे, बिल्कुल आसानी से आएंगे। आज बिल्कुल दिमाग खोल के सुन लेना भाई, आज अगर जाग गए, आज अगर जाग गए तो आपकी संभावना है, पूरी पूरी संभावना आपकी, आपका सिलेक्शन होगा। अगर आज नहीं जागे, आज भी दिमाग में ये रहा पेपर होगा कि नहीं होगा, लॉकडाउन लग जाएगा, क्या होगा, आप ठंड बहुत ज्यादा है, कुछ लोगों के ऐसे एग्जाम सर बहुत ठंड ज्यादा है अभी हम लोग नहीं पढ़ रहे, भाई आप अपने सपनों को आग लगाकर ताप रहे हो, आप अपने सपनों को जलाकर गर्मी ले रहे हो, सो रहे हो आप। ये बहुत गलत है। मैं बहुत सी ऐसी महिलाएं जो हाउस वाइफ है, जो वर्किंग वुमेन है, बहुत से ऐसे विद्यार्थी है, उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ ये आपके लिए आखिरी मौका है।
लास्ट मौका है अपने सपनों को साकार करने का। अपने सपनों को साकार करने का ये लास्ट मौका है, तो कुछ कर ऐसा कि दुनिया करना चाहे तेरे जैसा। इसी के साथ हम लोग आपको बताना चाहते हैं कि आप अगर अभी जाग गए तो 45 दिन में आपका सिलेक्शन पक्का होगा, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। 5 सब्जेक्ट और मिनिमम 5 घंटे पर डे अगर दे पाते हो तो आपसे वो एक सीट कोई नहीं छीन सकता। तो 45 दिन हमें 5 घंटे पढ़ना ही होगा। हर एक सब्जेक्ट को मिनिमम 1 घंटे आपको डेली देना होगा। ऐसा बिल्कुल मत करना कि मैं 2 घंटे इसको पढ़ रहा हूं उसको कम पढ़ रहा हूं, नहीं। हर एक सब्जेक्ट पूरा 30-30 नंबर का है, तो हर एक सब्जेक्ट को हमें 1 घंटा डेली रेगुलर देना पड़ेगा। मिनिमम की बात कर रहा हूं, मिनिमम 5 घंटे आज से पढ़ोगे तो सिलेक्शन पक्का है। और अगर आज से आप 5 घंटे की जगह 3 घंटे भी पढ़ रहे हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे दोस्तों। परेशानियां तो जीवन भर चलेंगी। लोग आपका सपोर्ट क्यों करें? नहीं करेंगे। आपको अपना सपोर्ट करना है, दूसरों के कंधे पे रखकर बंदूक नहीं चलाना, अपने ऊपर विश्वास रखना है, अपना समय डिसाइड करना है। दुनिया दिन में नहीं पढ़ने दे रही है तो रात में पढ़ेंगे, रात में नहीं पढ़ पा रहे तो सुबह पढ़ेंगे, सुबह नहीं पढ़ पा रहे तो दोपहर को पढ़ेंगे, पर पढ़ेंगे जरूर। और 5 घंटे की ऐसी रणनीति बनाएंगे जिसको देख के भाई हमारा सिलेक्शन होगा। कॉन्फिडेंस बरकरार रखना भाई, कॉन्फिडेंस ये जो चीज है ना, क्योंकि आपने इतनी मेहनत करी है, बहुत से विद्यार्थी 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, मुझे भरोसा है आपकी मेहनत एक दिन रंग जरूर लेके आएगी। आपकी मेहनत रंग लेके आएगी, आपके सपने जरूर साकार होंगे। आप जो त्याग दे रहे हो, बलिदान दे रहे हो, रातों को जग रहे हो, ठीक है, अपने दूसरे कामों को छोड़कर इंपॉर्टेंस पढ़ाई को दे रहे हो, तो एक दिन आपके सपने पूरे होंगे, आपको सरकारी नौकरी लगेगी। और बाकी कुछ लोग रूठ रहे हैं तो उन्हें मना लेंगे, कुछ लोग रूठ रहे हैं उन्हें मना लेंगे, कुछ लोग को तकलीफ हो रही है तो हम उसे इग्नोर करते हैं अभी कि भाई देख लेंगे हम लोग। परीक्षा तक अभी आपको संभल के रहना है। ठंड का मौसम है, सेफ्टी भी रखना है, बढ़िया अच्छा खाना है, शरीर का भी ध्यान रखना है और अच्छे से पढ़ाई करना है। इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लूंगा कि आपने कुछ ना कुछ इस वीडियो के माध्यम से सीखा होगा और सिलेक्शन होगा आपका। तो मिठाई खिलाना जरूर ना भूलें। आपका इंतजार कर रहा हूं कि आप लोग कब आए और बोले कि सर आपके उस वीडियो की मदद से हमने 45 दिन तक मेहनत करी और सिलेक्शन लिया। मैं इंतजार कर रहा हूं उस दिन का जिस दिन आप मुझे मिठाई लेके आएंगे और कहेंगे सर हम सिलेक्ट हो गए, हम सरकारी नौकरी मिल गई है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, समझते रहिए, समझाते रहिए। चलिए बाय बाय।